हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग बीएससी फिजिक्स सेमेस्टर 2 के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड सवाल करेंगे जो विगत वर्षों में आपके सेमेस्टर 2 के एग्जाम में पूछा गया है। यह सवाल लॉन्ग और शॉर्ट दोनों फॉर्म में पूछा जाता है। इस वीडियो में हम लोग लॉन्ग आंसर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसका शॉर्ट में यह सवाल किस तरह से पूछा जाता है वो भी करेंगे। वो सवाल है क्या? ये सवाल है आपका थिन फिल्म इंटरफेरेंस से संबंधित। देखते हैं कि सवाल किस तरह से लॉन्ग में पूछता है। लॉन्ग में द कलर्स एग्जिबिटेड बाय ए थिन सोएब फिल्म इन रिफ्लेक्टेड व्हाइट लाइट। कहता है कि थिन फिल्म में, सोएब थिन फिल्म में रिफ्लेक्टेड व्हाइट लाइट के केस में क्या होता है कि कलर्स एग्जिबिटेड होता है। इसकी आप व्याख्या कीजिए, इसका आप फुल एक्सप्लेनेशन दीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग इस बात को समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सवाल तो हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर कलर जो एग्जिबिट हो रहे हैं थिन सोएब फिल्म में, उसको आपको डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है। तो इसका जो स्टार्टिंग हम लोग करेंगे वो इंट्रोडक्शन से करेंगे, थिन फिल्म के इंट्रोडक्शन से करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन चल रहा है, तो इसमें सभी बातों को जितना से जितना ज्यादा आप बात यहाँ पर रख सकते हैं उतना ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग का क्या है, तो थिन फिल्म जो होता है वो एक थिन लेयर होता है मटेरियल का, जिसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इसका सराउंडिंग से, इसका आसपास के क्षेत्र से डिफरेंट होता है, अलग होता है। ठीक है, तो वही चीज यहां पर लिखा हुआ है कि ए थिन फिल्म इज ए थिन लेयर ऑफ मटेरियल दैट हैज ए डिफरेंट इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन देन इट्स सराउंडिंग। तो इसके आसपास का मान लेते हैं कि एक थिन लेयर है और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इसके सराउंडिंग से डिफरेंट है। ये इसका एक परिभाषा आप कह सकते हैं थिन फिल्म का। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है थिन फिल्म का? तो जितने भी कलर्स अपीयर्स होते हैं आपका सोएब बबल में, जैसा कि आपको पता होगा कि सोएब बबल जब आप डिटर्जेंट को घोलते हैं तो जब वो बुलबुला वहां पर बनता है, बबल्स बनता है, उसमें जब लाइट पड़ता है तो उसमें कलर्स राइज होते हैं, कलर्स का वहां पर फॉर्मेशन होता है। वो क्यों होता है? तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन? थिन फिल्म आपका रिस्पॉन्सिबल है। वही बात को हमने नीचे में लिखा है। क्या लिखा है चलिए उसे देख लेते हैं। Thin film interference is responsible for all the color that appears in, ये in है, in soap bubble and oil slicks। ठीक है, ऑयल स्लिक्स कहने का मतलब कि जब ऑयल कहीं पर गिर जाता है, तेल गिर जाता है, जैसे मान लेते हैं कि पानी है उसमें तेल गिर गया, तेल उसमें गिर गया, तो वहां पर भी जब लाइट पड़ेगा तो वहां पर कलर्स का फॉर्मेशन होगा। इसके लिए और सोएब बबल में, साबुन के बुलबुले में, डिटर्जेंट के बुलबुले में जो बबल होता है उसमें जो कलर्स का फॉर्मेशन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है आपका? वो है आपका थिन फिल्म। कौन? थिन फिल्म है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कलर फॉर्मेशन इन थिन फिल्म। कलर फॉर्मेशन ऑफ कलर इन थिन फिल्म। थिन फिल्म में कलर का फॉर्मेशन अब हम लोग यहां से देखेंगे। ठीक है, कलर्स arise due to interference between the light waves reflected from the upper and lower surfaces of the thin film। कहता है कि कलर्स जो राइज होता है, एग्जिबिटेड होता है थिन फिल्म में, वो होता है क्यों? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स, लाइट वेव्स के इंटरफेरेंस से, लाइट वेव्स के मिलने से। ठीक है, लाइट वेव्स जब मिलते हैं तो वहां पर कलर्स की फॉर्मेशन होती है। ये बात आपको इंटरफेरेंस टॉपिक्स में बताया गया होगा। यदि आपने इंटरफेरेंस की कहानी नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इंटरफेरेंस की कहानी को भी देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग थिन फिल्म का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज इस फिगर को समझते हैं। ये है क्या? ये समझ में आ गया, थिन फिल्म समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसे समझने का आप प्रयास कीजिए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जो इसका थ्योरी पार्ट है, थ्योरी जो लिखना है, जो लिखना पड़ता है इंग्लिश में,
वो नहीं लिख पाते हैं, और वो कुछ नहीं है, बस आप जो किया है, जो आपने देख रहा है इस फिगर में, बस उसी को नीचे लिख देंगे अभी हम लोग, ठीक है। देखिएगा कि कितना आसान है। थिन फिल्म का हमने एक फेस वीडियो भी बनाया है, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर मैंने कुछ भी नहीं देखा था, सिर्फ बोर्ड पर गया और समझाया और खुद लिखा है, ठीक है। ये अब एग्जाम पास है, इसीलिए मैं अब शॉर्ट में पीडीएफ बना के आप लोगों की मदद करने का एक छोटी सी हमारी प्रयास है, ठीक है। तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट एस से लाइट इंसिडेंट करेगा थिन फिल्म के अपर सरफेस पॉइंट ए पर, ठीक। तो क्या होगा कि यहां से कुछ लाइट रेज पार्शियली रिफ्लेक्ट कर जाएगा along AR1। देखिए यहां पर AR1, ए यहां पर आपको मिल जाएगा और R1 यहां पर, along AR1 रिफ्लेक्ट कर गया। और दूसरा फेनोमेना जो होगा वो होगा रिफ्लेक्शन की रिफ्रैक्शन की। वो दूसरा फेनोमेना क्या? रिफ्रैक्शन। तो यहां पर क्या होगा कि कुछ लाइट रेज जो ऊपर गया और कुछ लाइट रेज जो बच गया वो नीचे की ओर रिफ्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है। देखिए ये आपका रेयर मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम है। तो क्या होगा कि थोड़ा सा नॉर्मल की ओर ये झुक जाएगा। ये आपका नॉर्मल आपको दिख रहा होगा और ये लाइट रे थोड़ा सा क्या हुआ, झुक गया, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि यहां पर जब टकराएगा तो कुछ पार्शियली रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ रिफ्रैक्ट हो जाएगा, हो गया। अब ये फेनोमेना पॉइंट बी पर भी होगा, लोअर सरफेस, थिन फिल्म के लोअर सरफेस पॉइंट बी पर भी होगा। यहां पर कुछ लाइट रेज पार्शियली रिफ्लेक्ट कर जाएगा और पार्शियली ट्रांसमिट कर जाएगा, और ऐसा होते रहेगा पॉइंट सी पर, डी पर, ई पर, एफ पर, इधर यहां भी जी और यहां भी आएगा ऐसे। तो ये फेनोमेना पूरे थिन फिल्म में होता रहेगा। तो इस बात को लिखना सबसे मायने है और यही इसका मेन पॉइंट भी है, ठीक है। तो इसे आपको लिखने के लिए घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। जो बातें अभी हम लोगों ने देखा, जो हम लोगों ने समझा, बस उसी को शब्दों में पिरो देना है, शब्दों में सजा के लिख देना है, बस। चलिए तो देखते हैं कि लिखते कैसे हैं। When monochromatic light from source S are incident on the interface or surface at point A, some light waves are partially reflected along AR1, AR1 के along reflect कर जाएगा, and some light waves partially refract along AB, AB की ओर reflect कर देगा at lower surface एट पॉइंट बी, लोअर सरफेस पॉइंट बी पर, ठीक है। देखिए यहां से जो पार्शियली रिफ्लेक्ट किया था और पार्शियली रिफ्रैक्ट किया था ए बी के लॉन्ग, ये ए बी के लॉन्ग था और ये AR1 के लॉन्ग था, ठीक है। तो यहां तक हो गया। अब लोअर सरफेस बी पर हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए लिखेंगे पॉइंट बी पर कि इट इज अगेन पार्शियली रिफ्लेक्टेड एलोंग BC, BC की एलोंग रिफ्लेक्ट कर जाएगा एंड पार्शियली रिफ्रैक्ट एलोंग BT1, और इसी को आप ट्रांसमिटेड एलोंग BT1 भी कर सकते हैं। तो उसी को हमने लिख दिया जो अभी हम लोगों ने वहां पर देखा था, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात, नहीं तो आपको ये याद करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो लिंक, इसका फेस वीडियो वाला लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, ठीक है। अब क्या होगा, सिमिलरली रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑकर्स एट पॉइंट C, D, E, F डॉट डॉट डॉट, यही बात हमने आपको बताया है, ठीक है। चलिए अब क्या है कि हेयर AR1, CR2, ER3 आर पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज, वेयर एज BT1, DT2, FT3 आर पैरेलल ट्रांसमिटेड रेज। चलिए इस रेज को हम लोग फिगर में देखने का प्रयास करते हैं। तो फिगर में देखिए, जो यहां से रिफ्लेक्ट किया था AR1 के लॉन्ग और यहां से CR2 के लॉन्ग, यहां से ER3 के लॉन्ग, ये जो तीनों लाइट है, ये और ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल है, एक दूसरे के समांतर हैं। उसी तरह से वेयर एज वहां पर करके हम लोगों ने लिखा है कि जो ट्रांसमिटेड लाइट रेज है ये तीनों, ये आपस में ये भी पैरेलल हैं। तो बस यही बात के को अभी हम लोगों ने लिखा, कुछ नहीं है, सिंपल है दोस्त, यहीं से हमने उसे लिखा है, ठीक है।
चलिए अब आगे हम लोग इसको देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट सी एट फर्स्ट रिफ्लेक्टेड लाइट R1 एंड विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। वी also draw perpendicular from point B at the first transmitted light T1 which intersect at point Q। चलिए अब हम लोग इसे फिगर में देखते हैं। फिगर में कह रहा है कि C से पॉइंट C से हम लोगों ने फर्स्ट रिफ्लेक्टेड लाइट रे पर क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, जो फर्स्ट रिफ्लेक्टेड लाइट को पॉइंट P पर इंटरसेक्ट किया है। ठीक है, यही बात को हम लोगों ने वहां पर लिखा। दूसरा बात क्या था वहीं उसी पैराग्राफ में कि पॉइंट D से हम लोगों ने एक फर्स्ट ट्रांसमिटेड लाइट रेज पर हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, जो फर्स्ट ट्रांसमिटेड लाइट रे को पॉइंट Q पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहां तक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं आगे। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों ने जब परपेंडिकुलर डाल लिया तो अब हम लोगों को दो रिफ्लेक्टेड लाइट रे और दो ट्रांसमिटेड लाइट रे के बीच का पाथ का डिफरेंस निकालने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिफ्लेक्टेड रेज के बीच, रिफ्लेक्टेड रेज जो है आपका AR1 और CR2, उसके बीच हम लोग पाथ का डिफरेंस निकालते हैं। जैसे देखिए इसमें इसका और इसका, इन दोनों के बीच का पाथ का डिफरेंस हम लोग निकालते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा समझने वाली बात है, वो है क्या कि देखिए जब लाइट रेज सोर्स A से इंसिडेंट किया था तो यहां से एक तो इधर गया और दूसरा यहां से आके इधर गया, अब यहां से फिर इधर गया। ठीक है, अब देखिए अगर यहां से इसको हम लोगों ने मिला दिया, ये भी ड्रॉ हम लोगों ने कर लिया है। अब देखिए कि अगर ये जहां तक भी जाएगा बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा दोनों, लेकिन इधर देखिए, इधर में ये जो है रिफ्लेक्टेड फर्स्ट AR1 जो है आपका वो इतना ही है इसका, लेकिन यहाँ पर जो, लेकिन जो इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो CR2 है आपका, CR2 वो क्या है कि CR2 को यहाँ पहुंचने के लिए कितना दूरी तय करना पड़ा, उसके देखिए A से B गया, B से C गया, तब यहां से आगे गया है, लेकिन ये सीधा यहां से चल गया। तो पाथ का डिफरेंस आपको निकालना है इन दोनों लाइट रेज के बीच में। तो क्या करना है कि यहां तक में इसका आगे तो दोनों समान दूरी तय करेगा, लेकिन यहां से पीछे क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को जोड़ के इसको घटा देंगे तो पाथ का डिफरेंस निकल जाएगा कि नहीं। ये इतना दूरी चला और ये इतना दूरी, जैसे आपका एक दोस्त यहां तक चला, दूसरा दोस्त आप यहां तक चले, ठीक, तो इन दोनों को यहां पर हम लोग मिला के इधर देखेंगे तो इधर बराबर चला, लेकिन ये ज्यादा इतना चला तो हम लोग क्या किए, इसको घटा दिए। तो उसी तरह से इन दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे और इसको हम लोग घटा देंगे तो पाथ डिफरेंस आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं उसको लिखेंगे कैसे। द पाथ डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्टेड रेज AR1 एंड CR2 इज गिवन बाय, ठीक, तो वो है क्या कि हम लोग लिखेंगे डेल एक्स से पाथ डिफरेंस को लिखेंगे तो पाथ ABC इन फिल्म एंड पाथ AB इन एयर। ठीक है, अब देखिए इसका आगे ABC को आप AB प्लस BC लिख सकते हैं और इसको म्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जब लाइट मीडियम चेंज कर रहा है तो उसका स्पीड में कुछ चेंजिंग आ जाएगा, कुछ डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से उसको मल्टीप्लाई करना होगा। और ये बाहर गया है तो बाहर एयर मीडियम है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रॉक्स 1 के बराबर होता है, तो इसीलिए उसको 1 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए। ओवरऑल हम लोगों को क्या मिल गया, पाथ का डिफरेंस जो मिल गया वो म्यू इंटू A प्लस B माइनस AP हो गया। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे की कहानी देखते हैं। आगे की कहानी जो है वो है कि देखिए यहां पर डेल एक्स जो है वो आपका पाथ डिफरेंस है, म्यू क्या है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फिल्म। ये भी हम लोगों ने वहीं पर देख लिया था कि उसको मान लिया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है थिन फिल्म का वो क्या है, म्यू है।
और टी को हम लोगों ने थिकनेस कहा है, थिन फिल्म के क्या थिकनेस, और आई क्या एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिस एंगल पर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से लाइट रे इंसिडेंट किया था थिन फिल्म के अपर सरफेस पर, उसी को हम लोगों ने आई कहा है। ठीक, वहीं पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ, जब लाइट यहां से ऐसे आया था तो यहां पर लाइट रिफ्लेक्ट किया था और यहां पर एक रिफ्रैक्ट किया था, तो यहां पर जो एंगल है उसको हम लोगों ने आई बोला और यहां पर जो रिफ्रैक्ट किया उसे हम लोगों ने आर कहा, और ये दोनों बराबर आई आर यहां भी होता है रिफ्लेक्शन के केस में भी, तो आई बराबर है इसीलिए इसको भी हम लोग आई मान के चलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये इंट्रोडक्शन की पार्ट हुई। अब चलिए, अब मेन ये फिगर जो है आपका, ये आपका मिल जाएगा उसी में। चलिए देख के आते हैं कि ये फिगर हम लोगों ने कहां से ड्रॉ किया है। बैक हम इसलिए कर रहे हैं बार बार ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, देखिए ये फिगर हम लोगों ने यहां से काट के इतना दूर त्रिभुज ए बी सी और पी, इतना दूर ये जो फिगर है इसे हम लोगों ने काट के वहां पर सेपरेट किया है और आपको वहीं से हम उसे समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। चलिए तो फिगर अब हमारे पास है, यहाँ एस मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, इंसिडेंट किया आई एंगल पर, रिफ्रैक्ट किया आर एंगल पर। ठीक है, देखिए अब हम लोग लेंगे ट्रायंगल ए बी एम, ट्रायंगल ए बी एम। ये सब झंझट क्यों? क्योंकि आपको पाथ का डिफरेंस निकालना है, जरूरत पड़ेगा ए बी का, जरूरत पड़ेगा बी सी का और जरूरत पड़ेगा आपको ए पी का। इन तीनों का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का यूज करेंगे यहाँ। ठीक है, तो चलिए ट्रायंगल हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी एम, ए बी एम, ये राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि ये आपका आर है, कॉस आर बराबर क्या होता है, ये कहानी आपको पता है, पंडित भोला प्रसाद हरे हरे बोल सोना चांदी तोल। तो आपको निकालना है क्या, कोस निकालना है, तो ये बीच वाला, तो क्या होता है बी बाई एच, बी बाई एच मतलब बेस बाई हाइपोटेनियस। आप इसे कह सकते हैं आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ठीक, तो जब यहां पर कोस आर लीजिएगा आप, कोस आर, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपका एक, तो कोस आर लीजिएगा तो ये इसका हाइपोटेनस हो जाएगा और ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी क्योंकि आप एक बीएससी का विद्यार्थी हैं। ठीक, तो अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि ट्रायंगल का चयन तो कर लिया, अब कॉस का फंक्शन लगाएंगे। तो इस ट्रायंगल में जो बेस है वो आपका बी एम है, बेस क्या है बी एम, और आपका जो हाइपोटेनस है वो आपका ए एम है। तो बी एम और ए एम आपको पता चल गया है। ठीक है, अब देखिए कि थिन फिल्म में यहां से यहां तक इस तरह से थिन फिल्म था, तो इसका जो थिकनेस है वो हम लोगों ने टी माना है। तो क्या इस थिकनेस के बराबर ये लेंथ बी एम है, तो हम लोग बी एम को टी मान सकते हैं। तो बी एम के स्थान पर हम लोगों ने टी पुट किया। अब ए बी हम लोग यहां से निकाल लेंगे, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा नीचे और ये चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए बी बराबर टी बाई कॉस आर। ए बी का मान यदि आपने निकाल लिया तो बी सी का मान भी उतना होगा। क्यों? क्योंकि ये भुजा दोनों एक समद्विबाहु त्रिभुज का एक भुजा है, एक साइड है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, ए बी बराबर बी सी होता है। आप यहां पर इसे समद्विबाहु प्रूव भी कर सकते हैं, आप प्रूव कीजिए इसको। ठीक है, चलिए अब हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे क्या, ए बी बी सी और ए पी की जरूरत है, जिसमें हम लोगों ने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब निकालना है ए पी। तो ए पी के लिए थोड़ा सा प्लान करने की जरूरत है। वो क्या है कि ए पी के लिए तो आपको ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा, और ये ट्रायंगल लेने के लिए आपको एक साइड, कम से कम एक साइड और एक एंगल आपको पता होना चाहिए। लेकिन क्या है कि इस ट्रायंगल में ना तो आपको कोई साइड पता है, एंगल पता है, पर साइड नहीं पता। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इस साइड को, इसको हम लोग निकाल लेंगे इसी ट्रायंगल का प्रयोग करके। ठीक है, इसी ट्रायंगल का प्रयोग करके हम लोग AC का मान निकाल लेंगे, और AC का मान जैसे ही हम लोगों का निकलेगा, ये एक ट्रायंगल AP और C, इन ट्रायंगल का यूज करके हम लोग AP का मान निकाल लेंगे। ठीक है,
आप इसे लिख लीजिए, उसके बाद समझिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग उसी ट्रायंगल में यूज करते हैं हम लोग टेन आर का फॉर्मूला बराबर पी बाई बी होता है। तो इसका बेस कौन है 10, इसका इस ट्रायंगल में बेस कौन हो जाएगा आपका, बेस तो बी एम हो जाएगा, और इसका जो पी है पी हो जाएगा आपका ए एम। तो ए एम आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 10 आर का जब फार्मूला लगाइएगा तो बी एम बटा ए एम बटा बी एम हो जाएगा, ए एम बटा बी एम हो जाएगा। अब देखिए बी एम का मान तो आपको टी पता है, टी आपने पुट कर दिया। अब आपको निकालना है ए एम, तो ए एम निकालना है तो टी उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ए एम मिल जाएगा टी 10 आर, टी 10 आर, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा क्या, टी 10 आर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको इस फिगर में टी 10 आर मिल गया, क्या मिल गया, टी 10 आर मिल गया, ए एम का मान, ए एम का मान टी 10 आर मिल गया, तो एमसी का मान भी उतना ही होगा कि नहीं होगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज में जो ये परपेंडिकुलर है तो ये बाइसेक्ट भी करेगा, तो क्या होगा कि जितना आपका ए एम का मान होगा उतना आपका एमसी का भी मान होगा। तो अगर आपको AC निकालना है तो क्या कीजिएगा, AC निकालना है तो AM में आप MC को ऐड कर दीजिएगा। तो इस तरह से आपको जब यहाँ पर देखिए आगे आते हैं, AM पता चल गया। अब हम लोग AM बराबर MC बराबर टी 10 आर लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। AC बराबर हम लोग इसको दोनों को जोड़ देंगे, AM प्लस MC कर देंगे। अब देखिए एगो टी 10 आर प्लस टी 10 आर करेंगे, दो बार टी 10 आर प्लस टी 10 आर, तो 2 टी 10 आर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग ऊपर वाला ट्रायंगल यूज करेंगे, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को अब हम लोग यूज करेंगे। ट्रायंगल कौन ट्रायंगल, ट्रायंगल एपीसी, ठीक, एपीसी यूज करेंगे और एपी का मान निकालने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं कौन सा, ट्रायंगल एसीपी में साइन का फॉर्मूला लगाइएगा। तो साइन बराबर होता है क्या, बी बाई पी बाई एच, साइन बराबर क्या होता है, पी बाई एच। तो परपेंडिकुलर ट्रायंगल में क्या हो जाएगा आपका एपी हो जाएगा और हाइपोटेनस आपका एसी हो जाएगा। बस अब कुछ नहीं, अब हो गया काम। एपी आपको निकालना है तो एपी को एक साइड रख लीजिए, एसी उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको एसी साइन आई मिल जाएगा, साइन आई मिल जाएगा। एपी का मान हो जाएगा क्या, एसी आपको पता है, एसी कितना 210 आर है और इसमें साइन आई मल्टीप्लाई हो जाएगा ये यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, एसी का मान यहाँ पर पुट कर दिए हम लोग, एसी का मान पुट किए ये वाला, ठीक है। तो एपी मिल गया। अब आपको एपी पता है, आपको एपी पता है, बीसी पता है और एबी भी पता है, तीनों का मान समीकरण 1 में पुट करेंगे तो दो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, लाइट वेव्स के बीच का पाथ का अंतर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए इस वैल्यू को हम लोग समीकरण 1 में पुट करते हैं। तो समीकरण आपका 1 क्या था, डेल एक्स इक्वल टू म्यू ए बी प्लस बी सी माइनस ए पी। तो इसमें पुट करना है। तो सभी डाटा आपको पता है कि AB का मान क्या, T बाई कोसार, और BC का मान भी सेम था T बाई कोसार। वहीं पर अभी आप लोगों ने AP का मान यहां से निकाला है क्या, 210 आर साइन आई, ठीक है। इसको सिंपली प्रोसीड करना है, सॉल्व करना है, आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या किए हम लोगों ने, इसको तो सिंपली यहां पर लिख दिए हैं। चलिए इसको जोड़ दिए हम लोग, क्या किए, टी बाई कोसार को जोड़ेंगे तो 2t बाई कोसार और म्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 म्यू टी कोसार माइनस 2t 10 आर साइन आई, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे हम लोगों ने क्या किया। अब हम लोग यहां अपने से ये टर्म, ये पूरा टर्म, इस टर्म को हम लोगों ने क्या किया, साइन आई बाई साइन आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। मल्टीप्लाई और डिवाइड हम लोग मैथ में करते हैं, सेम चीज से मल्टीप्लाई और सेम चीज से डिवाइड करेंगे, दोनों कट जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग कर सकते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, डेल एक्स इक्वल टू 2t म्यू बाई कोसार माइनस 2t साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई कोसार, यहाँ पर साइन आई। अब यहाँ पर देखिए साइन आर और साइन आर दो बार हम लोगों ने, एक बार डिवाइड एक बार मल्टीप्लाई किया है।
यहाँ इसका यूज हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। साइन आई बाई साइन आर, यहाँ पर साइन आई जो है इसको रिप्लेस करेंगे, यहाँ दे देंगे इसको और इस साइन आर को ले जाएंगे बाहर, इसीलिए हमने एरो का साइन ऊपर ही लगा लिया था ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए। साइन आर को बाहर किए, साइन आर को बाहर किए और साइन आई को अंदर ले गए। अब यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग स्नेल्स लॉ का। स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू, म्यू होता है, आपको पता होगा स्नेल्स लॉ। तो इस पूरे टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने उसे म्यू लिख लिया है। ये क्या हो गया, डेल एक्स इक्वल टू 2 म्यू टी बाई कॉस आर माइनस 2 टी साइन स्क्वायर, साइन और साइन मल्टीप्लाई हो गया, साइन स्क्वायर हो गया बाई कॉस। अब इसको हम लोग यहां से देखिए, ये टर्म और यहां से 2 म्यू टी कॉस आर कॉमन आएगा, ये सेम चीज, और यहां पर ये और ये मिला के सेम चीज बना रहा है, तो वो पूरा टर्म्स को हम लोगों ने कॉमन लिया, तो अंदर में क्या बचेगा, यहां से पूरा गायब, तो बचेगा 1 और माइनस है तो माइनस, और 2t साइन स्क्वायर म्यू बाई कॉस आर से 2 म्यू टी कॉस आर बाहर गया, तो यहां सिर्फ साइन स्क्वायर आर बचेगा। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन आपको भी समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर आर इक्वल टू, पता होगा आपको कि कॉस स्क्वायर आर होता है, तो उसका मान हम लोगों ने पुट किया। अब एगो नीचे से एगो ऊपर वाला कट जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट जो आपका ये मिल जाएगा, डेल एक्स इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। तो ये आपको यहां तक फाइनल आपने कर लिया है। अब क्या करना है कि जब भी रिफ्लेक्शन के केस में रहता है, जब कोई लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो क्या होता है कि रिफ्लेक्ट करेगा तो उसका पाथ जो है वो लेमडा बाई 2 से चेंज कर जाएगा या 5 फेज से चेंज कर जाएगा। तो उसी बात को हम लोगों ने नीचे लिखा है। क्या लिखा है कि द रे AR1 हैविंग सफर्ड ए रिफ्लेक्शन एट द सरफेस ऑफ द डेंसर मीडियम ए फेज ऑफ पाई विच इज इक्विवेलेंट टू द पाथ डिफरेंस ऑफ लेमडा बाई 2। ये पाई बाई 2 नहीं है, ये आपका लेमडा बाई 2, और इसके बाद लिखना है चेंज्ड। क्या लिखना है, चेंज। तो ये सब छूट गया है, चेंज यहाँ पर लिख लेना है। जब रिफ्लेक्शन होती है तो पाथ का चेंज हो जाता है लेमडा बाई 2 से, या फेज का चेंज आप कह लीजिए पाई से। तो पूरा आपको लिख लेना है ये टर्म, और उसके बाद इसको सिर्फ लेमडा कर लेना है, और यहाँ एक शब्द जोड़ देना है चेंज्ड। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या है, जब चेंज कर जाएगा तो इफेक्टिव या रिजल्टेंट जो पाथ डिफरेंस होगा बिटवीन AR1 एंड CR2, वो आपका प्लस माइनस लेमडा बाई 2। इसमें हम लोगों ने पाथ का डिफरेंस को हम लोगों ने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, क्योंकि इतना या तो घट जाएगा या इतना आपका बढ़ जाएगा। तो ये बात आप लिख लिए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका केस। यहां पर कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमम इंटेंसिटी इन द रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टेड लाइट के केस में हम लोग देखेंगे कि कब मैक्सिमम इंटेंसिटी देगा, कब मिनिमम इंटेंसिटी देगा, कब डार्क फ्रिंज बनेंगे और कब ब्राइट फ्रिंज बनेंगे। तो इस बात को हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन किया है। तो केस 1 हम लोग लेंगे फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी ब्राइट फ्रिंज। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए होगा कि व्हेन द पाथ डिफरेंस बिटवीन 2 लाइट वेव्स इज n लेमडा, कितना लेमडा, n लेमडा, वेयर वी गेट मैक्सिमम इंटेंसिटी और ब्राइट फ्रिंज, मैक्सिमम इंटेंसिटी और ब्राइट फ्रिंज। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो पाथ का डिफरेंस चाहिए वो आपको कितना चाहिए, n लेमडा चाहिए आपको, ये बात पता है। और अभी आप लोगों ने जो इफेक्टिव पाथ डिफरेंस निकाला है उसको दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे, और उसके बाद हम लोग कंडीशन एक आएगा, उसी को हम लोग कंडीशन मान के चलेंगे किसका, मैक्सिमम इंटेंसिटी का या ब्राइट फ्रिंज का। तो उस प्रकार से इसलिए जो यहाँ मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए जो पाथ का डिफरेंस होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए n लेमडा। तो इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेंगे, और इफेक्टिव वाला को इक्वेशन 2 मान लिए हैं। तो इफेक्टिव वाला ये आपका कितना इफेक्टिव ही है, इफेक्टिव 2 म्यू टी कोस आर प्लस माइनस लेमडा बाई टी, ये टी है, इसको आप प्लस नहीं मानिएगा। ठीक, 2 म्यू टी कोस आर प्लस माइनस लेमडा बाई 2 इक्वल टू n लेमडा।
इतना है। इसको हम लोग इक्वेट करेंगे कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 2। ये आपका इक्वेशन 2 था और ये इक्वेशन आपका 3 हो गया, उससे हम लोगों ने इक्वेट किया, सिंपली इसको सॉल्व किया तो ये आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे कि इस प्लस माइनस को हम लोग राइट साइड ले गए और उसके बाद लेमडा बाई 2 को कॉमन लिए हैं, और लेमडा बाई 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 बाई 2 कर लेंगे, तो ये लेमडा बाई 2, ये लेमडा बाई 2 बाहर जाएगा तो यहाँ नहीं बचेगा, 2n प्लस माइनस लेमडा बाई 2 बचेगा। आपका जो इक्वेशन आया ये आपका इक्वेशन है मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए, या फिर आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं केस 2। केस 2 में हम लोग क्या करेंगे, फॉर मिनिमम इंटेंसिटी और डार्क फ्रिंज। मिनिमम इंटेंसिटी में हम लोगों को डार्क फ्रिंज बनता है पता है, और डार्क फ्रिंज के लिए जो दो वेव्स के बीच का जो पाथ का डिफरेंस होना चाहिए वो होना चाहिए ऑड मल्टीपल 2n प्लस माइनस 1, ये ऑड है, इसके साथ मल्टीपल होना चाहिए किसका, लेमडा बाई 2 का। तो यदि ऑड मल्टीपल लेमडा बाई 2 रहेगा तो हम लोग को मिलेगा मिनिमम इंटेंसिटी डार्क फ्रिंज। तो यहां से हम लोगों को एक इक्वेशन प्राप्त होगा जो होगा, क्या होगा, डेल एक्स इक्वल टू 2n प्लस माइनस 1 लेमडा बाई 2। इसको इक्वेशन 4 मानेंगे और 2, ये आपका एक इक्वेशन 4 आया। इसको हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2, ये 2 होगा, ये क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 वी गेट क्या, फ्रॉम इक्वेशन 2 जो इफेक्टिव है वो, और इसको हम लोग ये जो 4 लाए हैं इक्वेशन दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर आपको एक रिजल्ट आएगा। ठीक है, इधर सीधा सीधे यहाँ से ये उड़ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज सुधार लेना आपको, ये 3 नहीं ये 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा, 2 मिस्टेक होता है, थोड़ा हो गया है। चलिए अब हम लोग, ये आपका सवाल जितना पूछा था रिफ्लेक्टेड के केस में वो आपका यहां तक हो गया। ठीक है, n बराबर प्लस में n बराबर जो है वो आपका 1 2 3 होगा। तो जो सवाल पूछा था वो बोला था रिफ्लेक्टेड के केस में, तो रिफ्लेक्टेड वाला खत्म हो गया। अब हम लोग ट्रांसमिटेड के केस में देख लेते हैं, इसी का टेल पार्ट आप कह सकते हैं, या कभी एग्जाम में आपको ट्रांसमिटेड के केस में दे दे तो आप उसे कैसे बनाएंगे, तो हम दोनों इसी वीडियो में पूरा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए तो नाउ अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, द पाथ डिफरेंस इन ट्रांसमिटेड लाइट रे। तो ट्रांसमिटेड लाइट रे के बीच में क्या होगा कि इन केस ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट वेव के केस में देयर आर नो चेंज इन फेज। जब कोई लाइट रे ट्रांसमिट कर जाता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है, तो वहां किसी तरह का फेज का चेंज या पाथ का चेंज नहीं होता है। तो जो आपने इक्वेशन किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं आता था, तो ये आपका सिमिलरली आपका क्या हो जाएगा, जिस तरह से आपने निकाला है दो रिफ्लेक्टेड के केस में दो रिफ्लेक्टेड लाइट वेव्स के केस में आपने जो पाथ का डिफरेंस निकाला है, सिमिलरली उसी तरह से आप ट्रांसमिटेड के केस में भी निकालिएगा तो उतना ही आएगा। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो चेंजिंग नहीं हो रहा है तो यहाँ प्लस माइनस सिर्फ नहीं होगा, इसी को इक्वेशन 5 हम लोग मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इक्वेशन 5। अब फिर से केस ले लेंगे हम लोग, केस 1 2 कर लेंगे। केस 1 में हम लोग कंडीशन, अब हम लोग यहाँ देखेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी इन ट्रांसमिटेड लाइट वेव्स। अब मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पर कंडीशन। तो केस 1 में हम लोगों ने डिस्कस करेंगे मैक्सिमम इंटेंसिटी का, ब्राइट फ्रिंज का या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। तो आपको पता है अभी पीछे हम लोगों ने देखा कि अगर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए, ब्राइट फ्रिंज चाहिए, या आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की फेनोमेना कराना है, तो आपको दो लाइट वेव्स के बीच का जो पाथ का डिफरेंस है उसको आपको n लेमडा रखना होगा। कितना, n लेमडा, और उसको हम लोग इसीलिए डेडिज कर लेंगे। इसका क्या हो जाएगा, डेल एक्स इक्वल टू n लेमडा हो जाएगा। ये आपका ट्रांसमिटेड के केस में जो आपको दो ट्रांसमिटेड लाइट रेज के बीच का जो पाथ का डिफरेंस है वो आप लोगों ने निकाला है इक्वेशन 5 में, और इक्वेशन 6 में जो है वो n लेमडा। दोनों को इक्वेट करेंगे तो एक रिलेशन आएगा जो आपका ट्रांसमिटेड के केस में ब्राइट फ्रिंज का, ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी का इक्वेशन देगा। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट इसका है वो क्या है, केस 2 कर रहा है कि फॉर मिनिमम इंटेंसिटी
डार्क फ्रिंजेस। डार्क फ्रिंजेस की कब? ट्रांसमिटेड के केस में। तो ट्रांसमिटेड के केस में भी अगर आपको डिस्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस कराना है तो दो वेव्स के बीच का जो पाथ का डिफरेंस है वो आपका 2n + -1 बाई लेमडा जी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2n + -1 इंटू लेमडा बाई 2। तो ये आपका पाथ का डिफरेंस होना चाहिए, पाथ का अंतर, रास्ते का अंतर होना चाहिए। तो इक्वेशन 5 और 6 इसको हम लोग इक्वेशन 7 मान लेंगे, ठीक है। इसी को हम लोगों ने यहाँ कितना होना चाहिए? ब्राइट डार्क फ्रिंज के लिए ये है, तो इसे इक्वेशन 7 मान लेंगे। क्या करेंगे कि इक्वेशन 7 और इक्वेशन 5 को इक्वेट करेंगे तो एक इस तरह का एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेगा। ये है आपका डार्क फ्रिंज के लिए ट्रांसमिटेड के केस में, क्या ट्रांसमिटेड के केस में आपका इक्वेशन है, एक रिलेशन है। तो इस प्रकार ये समाप्त होता है आपका एक लॉन्ग सवाल। और अगर ये आपके एग्जाम में आता है तो पूरा 12 मार्क्स के लिए आएगा। कितना? 12 मार्क्स के लिए। आपको पता है 12 मार्क्स कितना इंपॉर्टेंस है आपके 60 आउट ऑफ 60 में आपको लाना है 12 मार्क्स। जिन बच्चों का तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुआ उनके लिए तो ये 12 मार्क्स सपने की तरह है। अगर आपने तैयारी किया है, अच्छे से पढ़ाई किया है, जो भी इस विकट परिस्थिति में समय रहा, तो अगर आपने पढ़ा तो बहुत अच्छा। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है उसके लिए मैं छोटी छोटी वीडियो आप तक पहुंचाने का जरूर प्रयास करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, शॉर्ट्स टैप सवाल इंटरफेरेंस के कहानी के साथ। धन्यवाद।